नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एससी कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जेल वार्डन का जो एग्ज़ाम होने वाला है 19-20 तारीख को, उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आज के इस लेक्चर में 25 प्रश्नों को लिया है, तो आप इस लेक्चर के अंत तक बने रहिएगा और इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, एक ही समय में उत्पन्न होने वाला कहा जाता है। आपके पास चार विकल्प हैं: सहोदर, समकालीन, सजातीय, समरूप। चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है, सोच समझ के उत्तर लगाइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समकालीन। यानी एक ही समय में जो उत्पन्न होता है उसे समकालीन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 77 है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पूछा गया है, पूस की रात कहानी के लेखक का नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर बच्चे इसका उत्तर जानते होंगे। हमारे पास चार विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प जो भी हो लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद। यानी पूस की रात, गोदान, गबन, ये आदि रचनाएं किसने की हैं? प्रेमचंद ने लिखी है। प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? धनपत राय। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 78 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे पूछा है, दिगंबर में कौन सा समास है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन है हमारे पास कर्मधार है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष, द्विगु। चारों में से आपको उचित विकल्प जो भी हो चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास है दिगंबर में, ठीक है। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 79 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। शब्द युग्म का कौन सा अर्थ सही है? जलज और जलद। देखिए, जलज और जलद, इनके दोनों के अर्थ बताने हैं। जलज, जलज का मतलब जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, और जलद, जल देने वाला अर्थात बादल। तो यहाँ पे कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जलज यानी कमल और जलद बादल, ठीक है। जलधि उसके लिए समुद्र लगाते हैं हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 80। यहाँ पर पूछा है, जहाँ उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। या ये कहें हम, जहाँ उपमेय को ही उपमान कह दिया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन हमारे पास रूपक, उपमा, रूपक, यमक, श्लेष। चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो यहाँ पर उचित विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय को उपमान बोल दिया जाता है वहाँ पर रूपक होता है, और जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है और ये शब्द आ जाते हैं सा, जैसा, ठीक है, एक समान, ऐसे शब्द आ जाते हैं, तो वहाँ पर कौन सा होता है? उपमा होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे पूछा है, इस वर्ष 2007 का साहित्य अकादमी सम्मान इनमें से किसे प्राप्त हो। ये देखिए बहुत ही पुराना प्रश्न है और ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरकांत। अमरकांत को 2007 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 82। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 82 को, अंधा योग के लेखक कौन है? चार विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, अरविंद राय बच्चन, धर्मवीर भारती। सोच समझ के उत्तर लगाइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंधा योग के जो लेखक हैं ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। तो मैं ऐसा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके ध्यान में रखना होगा आपको, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 83 है। यहाँ पर पूछा गया है, रस और स्थायी भाव का कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन है श्रृंगार रति, भीवत्स जुगुप्सा, भयानक क्रोध और वीर उत्साह। चारों में से आपको उचित विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर रस और स्थायी भाव का कौन सा युग्म, देखिए श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, एकदम सही है। भीवत्स का जुगुप्सा होता है, ये भी सही है। वीर का उत्साह होता है, ये भी सही है। और रौद्र का क्रोध होता है, यानी रौद्र होता है रस और उसका स्थायी भाव क्रोध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे, या भयानक का रौद्र होता है ऐसे करके। तो यहाँ पे सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। भयानक रस है, वहाँ पे उसका भाव होगा रौद्र, ठीक है। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। बाकी के तीनों सही है। चलिए प्रश्न नंबर 84 आपके स्क्रीन पर, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय में कौन सी होती है? अ और ओ मिलके क्या बनाते हैं?
ओ बनाते हैं। तो जब भी अ और उ मिलके ओ बनाते हैं वहाँ पे हमारी गुण संधि हो जाती है। तो ऑप्शन कौन सा चुनना है आपको? बी विकल्प चुनना है। ठीक है, बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुण संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न है 85, यहाँ पे पूछा है खेलन में को काको गोसैया का उपयुक्त अनुवाद हिंदी में कौन सा है? खेलन में को काको गोसैया, तो ये हमारे पास प्रश्न है और इसके जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन इधर मिलेंगे दूसरी स्लाइड पर। देखिए ये ऑप्शन है आपके पास, तो चारों में से आपको उचित विकल्प जो भी है वो चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेलन में कोई किसी का स्वामी नहीं होता। ठीक है, ये इसका एकदम उचित उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 86 कहता है गो शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए गाय के लिए जब हम गौ लिखते हैं तो उस पर 2 मात्राएं होती हैं, गौ, इसे गाय लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मात्रा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा अर्थ नहीं है? तो गाय ही इसका अर्थ नहीं होगा। बाकी गो के लिए, करण के लिए हम लिखते हैं, हाथी के लिए भी लिखते हैं, पृथ्वी के लिए भी लिखते हैं। जब गाय के लिए लिखते हैं तो गो पे 2 मात्रा आती है, ग पे 2 मात्रा आती हैं, लेकिन यहाँ पर एक है, तो गाय इसका अर्थ नहीं होगा। बाकी का हाथी, पृथ्वी, करण इसके अर्थ हो जाते हैं। चलिए ये प्रश्न आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 87 कहता है पावक का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन है? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी। ये 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प चुनना है। तो पावक तो सभी को पता ही होगा और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो पावक के लिए क्या उत्तर लगाएंगे हम? ऑप्शन बी, अग्नि। ठीक है, पावक के लिए अग्नि, दुशानन और बहुत सारे अर्थ होते हैं इसके। प्रश्न नंबर 88 है। प्रश्न नंबर 88 कहता है कामायनी किस कवि की रचना है? ऑप्शन हमारे पास जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त और राम कुमार वर्मा। ये 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है और एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट भी प्रश्न हो जाता है। तो सोच समझ के उत्तर लगाइएगा। यदि आपसे आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका ए उत्तर हो जाएगा, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 89 कहता है आविष्कार में कौन सी संधि है? तो 89 में हमें बताना है, 4 विकल्प में आपके पास, चारों में आपको उचित विकल्प लगाना है। तो यण, गुण, व्यंजन, विसर्ग, आविष्कार में कौन सी संधि लगानी है आपको? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, विसर्ग संधि। ठीक है, क्योंकि यण होगी नहीं यहाँ पे, गुण भी नहीं होगी और व्यंजन भी नहीं होगी, विसर्ग संधि यहाँ पे निश्चित रूप से सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 90 कहता है आंखों का काजल चुराना का सही अर्थ कौन सा है? 4 विकल्प है आपके पास, काजल लगी आंखों में से काजल पहुंचना, सफाई के साथ चोरी करना, तुच्छ स्तर की चोरी करना, आंखों को निस्तेज करना। ये 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। सोच समझ के उत्तर लगाइएगा। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सफाई के साथ चोरी करना। ठीक है, आंखों का काजल चुराना का मतलब क्या है? सफाई के साथ चोरी करना। तो बी विकल्प यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 91 यहाँ पे पूछा गया है चौराहा में कौन सा समास है? जब भी किसी शब्द के पहले संख्यावाचक शब्द लगा होता है तो वहाँ पे हम द्विगु समास लगाते हैं, यानी ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, चौराहा। यानी चौराहा यहाँ पे संख्यावाचक शब्द है पहले, तो द्विगु समास होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 92 निम्न शब्दों में से सही शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पे आपको वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अक्षर बताना है। प्रश्न नंबर 92 में सोच समझ के उत्तर बताइएगा। यहाँ पर अभीष्ट, अभीष्ट, अभिष्ठित, अभिष्ठित, ये 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द टिक करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यदि आपसे आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो 92 का ऑप्शन होगा ए, अभीष्ट। ये एकदम वर्तनी इसकी शुद्ध है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है, देखिए प्रश्न कहता है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक कौन है? ये 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है प्रश्न नंबर 93 के लिए। तो यहाँ पे 93 में 4 विकल्प में प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारती हरिश्चंद्र, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
बी बालकृष्ण भट्ट इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, मलिक मोहम्मद जायसी वाला है, ध्यान से लगाइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किस भाषा में की या किस बोली में की? अवधी, ब्रजभाषा, अवहट, भोजपुरी। ये 4 विकल्प हैं। ऐसे ही प्रश्न आ जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किस भाषा में की, जैसे तेलुगु है, संस्कृत है और हिंदी है, ठीक है, मलयालम है, इस तरीके से आ जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी में की है, हिंदी। लेकिन हिंदी में बोलियों की बात करेंगे तो यहाँ पे बोली आ जाती है अवधी, अवधी, और इसे अवधी को हम खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं, खड़ी बोली। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो खड़ी बोली का नाम क्या है? अवधी। जो वर्तमान में आधुनिक हिंदी है, जो किताबों में मानक हिंदी का स्वरूप क्या है? अवधी का ही, जिसे हम खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना खड़ी बोली में यानी कि अवधी में की। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 95, झरना किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ये 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है प्रश्न नंबर 95 के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है यहाँ पे। तो जयशंकर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं हैं, या ये चारों जो लेखक हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं 95 में, तो इन चारों की रचनाएं आपको याद करके जाननी है। तो यहाँ पर डी विकल्प उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। चलिए हम आगे अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लगाइएगा। 4 शब्दों में से जो शब्द पत्नी का पर्यायवाची न हो उसे चिन्हित कीजिए। पत्नी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहाँ पर 4 विकल्प हैं, दोहित्र, भार्या, जाया, कलत्र। ये चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहित्र, यानी ये पत्नी का नहीं है, लेकिन पत्नी के भार्या, कलत्र और जाया, ये चारों विकल्प पत्नी के हैं, ठीक है, जाया, तीनों, जाया, भार्या और कलत्र। लेकिन दोहित्र ये पत्नी का पर्याय नहीं है। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपके, यहाँ पे पूछा है, निम्न में से एक शब्द तत्सम है, उसकी पहचान कीजिए। तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग हम हिंदी में ज्यों के त्यों करते हैं। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से विकृत होकर थोड़ा सा उनमें परिवर्तन कर देते हैं संस्कृत के शब्दों में, और हम हिंदी में प्रयोग करने लग जाते हैं। जैसे कर्पूर लिखते हैं हम संस्कृत में, लेकिन हम हिंदी में क्या लिख देते हैं? कपूर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तत्सम है, ये हमारा तद्भव है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 97 के आपको विकल्प मिलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है नक्षत्र, नर्स, नाच, नौकर। ये 4 विकल्प हैं। तो आपको चारों में से उचित विकल्प लगाना है प्रश्न नंबर 97 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नक्षत्र यहाँ पर सही होगा। बाकी का नौकर और नाच ये तो तत्सम है ही नहीं, और जो नर्स है ये तत्सम नहीं है, ये विदेशी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का, ठीक है। तो ए विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 98 है, यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से जो तद्भव शब्द हों उसे रेखांकित कीजिए। मौत, शरीर, मन, हृदय। तद्भव यानी ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम संस्कृत भाषा में करते थे लेकिन विकृत होकर हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौत, ठीक है। बाकी का मन, शरीर और हृदय, ये तीनों के तीनों संस्कृत के शब्द हैं, ये तत्सम कहलाएंगे। लेकिन तद्भव कौन सा होगा? तद्भव होगा ए, ठीक है, ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 99 है, यहाँ पर पूछा है, कुटिल शब्द का सही विलोम चुनिए। उदार, साधु, सरल, संत। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर आप लगाइएगा जल्दी से फटाफट। आपके पास 10 सेकंड का समय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा बस। कुटिल शब्द का सही विलोम चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरल। सरल इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है आज के इस लेक्चर का। तो प्रश्न नंबर 100 है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए में कौन सा अलंकार है? हमारे पास यमक, श्लेष, विरोधाभास, इनमें से कोई नहीं। ये 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प चुनना है। दोस्तों यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनना है, सोच समझ के उत्तर लगाइएगा। हमारे पास 4 विकल्प हैं। तो देखिए यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, विरोधाभास। क्यों होगा?
कि यहाँ पे विरोध हो रहा है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े का मतलब क्या है, डूबना, और उज्ज्वल का है निखरना। तो यहाँ पे दोनों में विरोध हो रहा है, विरोधाभास है, तो सी विकल्प यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैंने इतने ही प्रश्नों को लिया था। यदि आपको ये सारे के सारे प्रश्न अच्छे लगे हों तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, और ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और हम प्रतिदिन जब तक आपका जेल वार्डन का पेपर नहीं होता तब तक आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, राम राम, पढ़ते रहिए।